आज हम बात करेंगे इज़राइल, लेबनान, ईरान युद्ध के बारे में। पिछले 2 साल से चल रहे रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी समाप्त हुआ नहीं कि मध्य एशिया में युद्ध की विभीषिका ने एक बार फिर मानव जाति के लिए प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पिछले 2 साल में रूस यूक्रेन युद्ध, इज़राइल फ़िलिस्तीन युद्ध में लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए, बहुत सारे लोग अपाहिज हो गए। इसके बावजूद भी युद्ध की विभीषिका रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल के समय में जो इज़राइल, लेबनान और ईरान की युद्ध की स्थिति बनी हुई है, हालांकि ये देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, खास करके इज़राइल लेबनान और ईरान को निशाने बना करके अपने मिसाइलें दाग रहा है। वहीं ईरान और लेबनान के जो हिजबुल्लाह आतंकवादी हैं वो भी इज़राइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस युद्ध की विभीषिका की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर से हुई है। हालांकि इज़राइल का अरब देशों के साथ हमेशा संघर्ष की स्थिति बना रहा है, लेकिन बीच के वर्षों में काफ़ी कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन पिछले साल फ़िलिस्तीन के हमास आतंकवादियों ने इजरायली लगभग 150 लोगों को अपहरण कर लिया और उन्हें यातनाएं दी। उसके बाद मजबूरन इज़राइल को इस युद्ध की विभीषिका में आगे बढ़ने को बाध्य होना पड़ा। हालांकि ये घटनाक्रम पिछले साल का बाद से थोड़ा तेज हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो इज़राइल के युद्ध की स्थिति या इज़राइल की संघर्ष की स्थिति या इज़राइल की चुनौती की स्थिति ऐतिहासिक रही है। इसकी स्थापना के साथ ही संघर्ष, विवाद चालू हो गया। दरअसल इसका जो अपना भौगोलिक क्षेत्र है, वह क्षेत्र कहीं न कहीं फ़िलिस्तीन और उसके समीपवर्ती भूभाग पर कब्जा कर बनाया गया एक स्थापित देश है। इजरायली वैसे बड़े ही प्रतिभाशाली हैं, बड़े टैलेंटेड हैं और आर्थिक रूप से बड़े विकसित और सक्षम हैं। इनकी टैलेंट की कोई तुलना नहीं, कोई मुकाबला नहीं। आज भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, सुरक्षा में, टेक्नोलॉजी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है और यही कारण है कि अमेरिका हमेशा इनके साथ एक सहयोगी देश की भावना रखता है और हमेशा इजराइल को सभी तरह से सुरक्षा का कवच प्रदान किए हुए रहता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन भी यहूदी थे और आज के बहुत बड़े उद्यमी कह लें, मार्क जुकरबर्ग भी यहूदी हैं, जो फेसबुक, मेटा, व्हाट्सएप, ट्विटर इन कंपनियों को ऑन करते हैं। एक छोटा देश जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ से कम है तथा जिसका क्षेत्रफल कुछ हजार वर्ग किलोमीटर तक सीमित है, उस देश का दुनिया के देशों में इतना प्रभावशाली होना कहीं न कहीं उनकी बौद्धिक क्षमता का संकेत है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर ने बड़ी संख्या में यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। इसका पीछे एक बहुत बड़ा उसका मानना था कि यहूदी जो है यूरोप की अर्थव्यवस्था को बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत उसमें उनका सिग्निफिकेंट रोल रहता है, क्योंकि व्यवसाय या जो भी गतिविधि थी उसमें ये काफ़ी
अपनी पोजीशन को मजबूत बनाए हुए थे। और इस बात की ईर्ष्या से हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 60 से 70 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मरवा दिया। यह यहूदी संप्रदाय का इतिहास का सबसे दुखद घटना था। यूरोप में यहूदियों की संख्या नगण्य के बराबर हो गई और दुनिया के देशों में जो यहूदी बिखरी हुई संख्या में फैले हुए थे, उन्होंने फ़िलिस्तीन के पास इज़राइल का रूप में अपना एक कंट्री स्थापित किया। जिस जगह को इन्होंने अपना देश के लिए भौगोलिक स्थिति निर्धारित किया, वह जगह फ़िलिस्तीन और समीपवर्ती देशों का था, जिसको लेकर के फ़िलिस्तीन से संघर्ष होना स्वाभाविक था। लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने अपनी आर्थिक, बौद्धिक, तकनीकी क्षमता के कारण उस जगह में अपनी स्थिरता बनाई और काफ़ी विकसित हुए। रक्षा के क्षेत्र में इनकी विशेषज्ञता को पूरी दुनिया मानती है। इन्होंने अपने देश के ऊपर एक आयरन डोम बनाया हुआ है, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कोई मिसाइल अगर पास से इनके ऊपर आक्रमण करता है तो उनका मिसाइल टेक्नोलॉजी उस मिसाइल के आक्रमण से पहले ही अपने मिसाइल के द्वारा उसको मार करके विध्वंस कर देता है। मतलब कितनी बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा कवच इन्होंने अपने लिए बना के रखा हुआ है। और इसके पीछे हमेशा अरब देशों से होने वाला आक्रमण, खास करके फ़िलिस्तीन या समीपवर्ती जो इस्लाम को मानने वाले देश हैं, उनसे लगातार हमले की जो स्थिति बनी रहती थी, इसको लेकर के इन्होंने एक ऐसा सुरक्षा कवच डेवलप किया। हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इज़राइल के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इज़राइल रक्षा का क्षेत्र में, कृषि का क्षेत्र में, व्यवसाय का क्षेत्र में, HDI में, बौद्धिक क्षमता में अगर देखा जाए तो दुनिया के नंबर 1 देश बना हुआ है। आज अमेरिका में भी जो वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का डिफेंस सिस्टम, इन सब को कंट्रीब्यूट करने में इज़राइल के यहूदियों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। जो यहूदी लोग दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को, डिफेंस सिस्टम को इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डेफिनेटली वो अपनी व्यवस्था को भी काफ़ी मजबूत बना के रखने में सक्षम है। हालांकि यह बड़ा ही रोचक विषय है कि यरूशलेम विश्व के महत्वपूर्ण 3 धर्मों का पोषक स्थल रहा है। यहूदी की शुरुआत वहीं से हुई, ईसाई धर्म की शुरुआत भी यरूशलेम के पास से ही मानी जाती है, और इस्लाम का भी यरूशलेम के पास के ही समीपवर्ती क्षेत्र से माना जाता है। लेकिन धर्म जो शांति के लिए होता है, लोगों को अध्यात्म देने के लिए होता है, आज वही जगह विश्व की रक्षा के लिए, विश्व की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और सबसे ज़्यादा हिंसक परिस्थिति का सामना कर रहा है पिछले कुछ वर्षों में। फ़िलिस्तीन के साथ जो संघर्ष की स्थिति बनी वो धीरे धीरे थम रही थी। इसी बीच लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने हमास को सहयोग देना चालू किया और अपने क्षेत्र में उनको शरण देना प्रारंभ किया, जिसका विरोध इजराइल का करना स्वाभाविक था। और इस विरोध के कारण एक बार फिर इन दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई है। ईरान भी इस्लाम का समर्थक होने के नाते और अमेरिका का घोर विरोधी होने के नाते इजराइल के ऊपर लगातार आक्रमण की धमकी दे रहा है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से ईरान का इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इजराइल को अमेरिका समर्थन देता है
और अमेरिका हमेशा इजराइल को चढ़ावा बढ़ावा या मोटिवेट करता है, इंस्टिगेट करता है कि इस स्थिति में युद्ध की स्थिति को वो बनाए रखे। इसके खिलाफ ईरान हमेशा इजराइल के दुश्मन देशों के साथ खड़ा होता है। हालांकि अरब के अन्य देश अपने आप को इस युद्ध की स्थिति से न्यूट्रल रखने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं उनका यह सोच जो है कुछ अमेरिकी पक्षधर है, कुछ उनकी शिक्षा प्रणाली है, या कुछ उनका अपना विकसित थॉट है। लेकिन ईरान लेबनान का साथ देकर के इजराइल पर लगातार हमले की धमकी दे रहा है। हाल में 1-2 हमले भी किए हैं। यह न ईरान के लिए बल्कि मानव समुदाय के लिए चिंता का विषय है। हालांकि इसके बारे में बहुत लंबा लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन मैं अपने इस युद्ध के बारे में जो विचार रखना है कुछ दूसरे संदर्भ में देना चाहूँगा। इस युद्ध के दौरान इजराइल का प्रतिदिन खर्चा लगभग 26 करोड़ डॉलर है। अगर भारतीय रुपए में देखें तो प्रतिदिन युद्ध का खर्च 2200 करोड़ रुपया है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी धनराशि हिंसक गतिविधि के लिए उपयोग की जा रही है। पैसे की बर्बादी तो हो ही रही है, मानव जाति का विनाश हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है चिंता का। आज कई देशों की बहुत बड़ी आबादी को दोनों समय भोजन नहीं मिल रहा है, ढंग का वस्त्र नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ दुनिया के विकसित देशों का मानव समुदाय को नष्ट करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर धनराशि खर्च किया जाना कहीं न कहीं यह मानवीय संवेदना के लिए गलत है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि एक बार विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्ष एक सम्मेलन बुलाते हैं और इस सम्मेलन में ऐसा एक प्रस्ताव पारित किया जाता कि सभी देश जो अपनी सुरक्षा में, देश की रक्षा में या युद्ध की विभीषिका के लिए जो बजट बनाते हैं, उस बजट को अगले 5 साल तक पूरी तरह गरीबी उन्मूलन के लिए अगर उपयोग किया जाए तो मानव समुदाय का कितना बड़ा कल्याण होगा। यह गरीब अफ्रीका के हो सकते हैं, एशिया के हो सकते हैं, दक्षिण अमेरिका के हो सकते हैं। संभवतः अगर 5 साल तक सभी देश अपनी रक्षा बजट को जीरो कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 5 साल में दुनिया से पूरी तरह गरीबी का विनाश हो जाएगा, लोगों का जीवन स्तर सुधर जाएगा, एक अच्छी जीवन शैली लोगों को हो जाएगी। हालांकि इसके लिए यूएनओ एक बहुत अच्छा पहल कर सकता है। जितने भी विकसित देश हैं या जो भी देश हैं, सबका एक सम्मेलन बुलाए और यह घोषणा कर दे कि सभी देश एक प्रतिज्ञा ले लें कि जिसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो को स्टेटस में बनी रहेगी। कोई देश एक दूसरे की भौगोलिक क्षेत्र पर नज़र उठा के नहीं देखेगा और सभी देश अपनी रक्षा बजट का उपयोग पूरी तरह से अगले 5 सालों तक मानव से गरीबी दूर करने के लिए